नमस्कार। हिकारू नाकामुरा के लिए देखा जाए तो ये मुझे लगता है उनके करियर का सबसे बड़ा एक गेम होगा, एक मैच होगा, जहाँ पे उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। वो भी एक कोई 1 या 2 ब्लिट्स की बात नहीं थी। 3 दिन से चले आ रहे मैराथन सेमीफाइनल जो गेम मैच था उनका, फाइनल के स्पॉट के लिए कि अगेंस्ट डुबो कौन खेलने वाला है। तो ये फर्स्ट डे जैसे उन्होंने 3-0 ने मैग्नस कार्लसन ने उनको हराया, फिर सेकंड डे नाकामुरा जीते और फाइनल डे पे भी पहले 4 गेम में 2-2 स्कोर था और फाइनली आके हम आर्मागेडन जो कि चेस का एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे ड्रॉ नहीं हो सकती है। मतलब वहाँ पर होता ही है कि आपके पास एक बंदे के पास 1 मिनट एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि इसमें अ, जो नाकामुरा है उनके पास 4 मिनट थे और मैग्नस के पास 5 मिनट थे। लेकिन उसके बावजूद होता ये है कि अगर ड्रॉ कर लेता है इसमें ब्लैक, तो वो जो गेम है वो ब्लैक को ही विन देते हैं। सो सिंपल है कि ड्रॉ मीन्स ब्लैक विन्स। सो इस गेम में हुआ ये कि मैग्नस के पास एक बहुत ही एक्साइटिंग पोजीशन था और बहुत ही अच्छा पोजीशन था और उसको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्विकली। D4, knight to F6, C4, E6, knight F3, D5, knight C3। देखा जाए तो ये जो सिस्टम्स हैं, एक्चुअली ब्लैक ने E6 करके बाद में D5 खेला। आपने मूव ऑर्डर देखा होगा तो बाद में आके हम QGD में ही आ गए हैं, जो कि देखा जाए तो D4 के अगेंस्ट मैक्सिमम नाकामुरा यही खेलते हैं। बिशप E7 खेला यहाँ पे, बिशप F4, हॉर्विट्स सिस्टम के नाम से ये बहुत फेमस लाइन है। बहुत सारे फेमस गेम हुए हैं इस पे। इसके पहले जो एक गेम हराया था इसी चैंपियनशिप में मैग्नस ने नाकामुरा को, वो इसी लाइन पे हुआ था। और जहाँ तक मुझे याद है तो दानियल दुबो खुद बोल रहे थे कि गेम के एक दिन पहले जब कार्लसन और उनका डिस्कशन हुआ था, तो तब उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि D4 के साथ ये लाइंस खेली जाए, ना कि E4 खेला जाए नाकामुरा के अगेंस्ट, जिसमें कि मैग्नस कार्लसन एक गेम हार गए थे एक्चुअली ओपन रॉयल ओपेज में उनके साथ। सो यहाँ पे शॉर्ट कैसल किया, E3, नाइट BD7, बिशप E2 एंड देन डी कट C4। अब डी कट C4 के बाद एक बात क्लियर है कि जो घूम फिर के पोजीशन आने वाली है वो ये स्ट्रक्चर आ सकता है कि ब्लैक C5 पुश करके CD जो है वो एक्सचेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जो प्रॉब्लम चाइल्ड जो बिशप है C8 पे, उसको कैसे डेवलप करेंगे। सो यहाँ पे शॉर्ट कैसल किया, A6, A4, बिशप इंटू C4 आप इमिडिएटली भी मार सकते हो, लेकिन उसमें आप B5 अलाउ कर रहे हो, तो इसलिए A4 खेला उसको स्टॉप करने के लिए। नाइट D5, बिशप G3, ऑफ कोर्स इस बिशप को रखना चाहिए बोर्ड पे और उससे स्ट्रक्चर भी खराब नहीं होगा। सो यहाँ पे फाइनली आके C5 खेल दिया, क्योंकि अब सब कुछ कंट्रोल्ड है। मतलब नाइट B5 जैसे मूव नहीं आ रहे हैं और कभी ना कभी आपको C पॉन एक्सचेंज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बिशप इंटू C4 मारा, सी कट डी, ई कट डी। एक्चुअली कुछ कंडीशंस में मैं चेक कर रहा था कि नाइट इंटू डी पॉसिबल है कि नहीं इसमें, लेकिन उसमें होगा ये कि बाद में नाइट C3 आके बी कट C3 और फिर आप देख रहे हो कि ये जो ए और सी पॉन है ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, जबकि ए बी कनेक्टेड है, तो एक ये वीकनेस बन सकती है, स्पेशली C6 C3 पॉन। तो इसीलिए CD मार दिया उन्होंने। CD के बाद ई कट डी और IQP के साथ वो खेल रहे हैं आइसोलेटेड क्वीन पॉन, जो कि एक बहुत ही फेमस चैप्टर है अगर मैं बोलूँ तो चेस में, बिकॉज इसमें मुझे लगता है सबसे जो बेस्ट बुक आती है, जिसमें मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है उससे, वो है अलेक्जेंडर बाबुरिन का एक बुक है जो जिसका नाम है विनिंग पॉन स्ट्रक्चर। उसमें इस पूरे कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से बताया हुआ है दोनों साइड से। सो यहाँ पे नाइट 7 B6 खेला। हालांकि कुछ कंडीशंस में आप नाइट को इधर भी डेवलप कर सकते हो, लेकिन ब्लैक का मेन एम है कि क्वीन साइड में सब कुछ कंट्रोल हो और खासी इससे होगा ये कि एक मूव भी टेम्पो मिल रही है, बिकॉज C4 पे अटैक है। और जैसे ही आप बिशप B3 खेलते हो, A5। अब यहाँ पे पॉइंट ये है A5 खेलने का कि B4 को आप कंट्रोल कर रहे हो, सो फ्यूचर में आप नाइट B4, नाइट टू D5 ऐसे मूव्स ला सकते हो। और फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है किंग साइड में, क्योंकि एक बार अगर नाइट B4 आ जाते तो आप बिशप C2 कभी ला नहीं पाओगे। दैट मीन्स कि इधर इतना फ्रीली अटैक नहीं हो सकता है। सो NE5 खेला यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है। IQP वाले पोजीशंस में कभी भी अगर C6 पे या D7 पे नाइट नहीं है और इसको कंट्रोल नहीं है कोई, तो आपको डेफिनेटली NE5 पोस्ट करना चाहिए। BD7 वही एक लास्ट रिमेनिंग पीस था जो डेवलप नहीं हुआ था। नाइट E4, फाइनली मैग्नस जो है वो अपने पीसेस को शिफ्ट कर रहे हैं किंग साइड के लिए, और ये एक ज़रूरी भी है। बाद में आप नाइट C5 भी आ सकते हो, बिकॉज उसमें होता ये है कि D4 के भरोसे जो दोनों स्क्वायर हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो बाद में।
सो बिशप C6 खेला यहाँ पे। अभी आप नाइट इन टू मार सकते हो, लेकिन उससे ब्लैक के लिए अच्छी बात ये होंगी कि जो C8 का बिशप कुछ नहीं कर रहा था, उसने E5 के नाइट से एक्सचेंज कर लिया खुद को, तो एक अच्छी बात है ये ब्लैक के लिए। नाइट इन टू C6 मारा, बी कट C6, रुक C1। डेफिनेटली C6 वीक है यहाँ पे। नाइट B4 प्रोटेक्शन दिया उसको, क्वीन E2। अब वाइट के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्वीन को शिफ्ट करके मे बी E4, और बिशप को अगर हम शिफ्ट कर पाए इधर तो किंग साइड अटैक हो सकता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं लग रहा है, बिकॉज जो जो नाइट है B4 का, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है बिशप के सभी स्क्वायर्स। सो यहाँ पे नाइट D5 खेला। अब इसमें एक अच्छी बात हो सकती है कि अगर कैसे तो जो बिशप है G3 का वो E7 से एक्सचेंज हो जाता है, तो बाद में फिर आप नाइट C5 बिठा सकते हो, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा पोस्ट बन सकता है। वैसे भी हमेशा वाइट के लिए नाइट C5 और नाइट F5, और ब्लैक के लिए नाइट C4 और F4 मिडल गेम में, अगर वो अच्छे स्क्वायर है, मतलब अगर आप ऑक्यूपाई कर सकते हो विदाउट एनी रियल प्रॉब्लम, तो बहुत अच्छी बात होती है वो। सो रुक FD1 खेला, जो लास्ट रिमेनिंग पीस था उसको गेम में लाया उन्होंने। रुक E8, क्वीन F3। अब कोशिश यही है कि शिफ्ट जो है धीरे धीरे इस साइड होता रहे। फ्यूचर में कभी आप अगर क्वीन यहाँ से रिमूव होता है तो आप H4 H5 भी ट्राई कर सकते हो, ये भी एक अच्छी बात हो सकती है इसमें। रुक टू A7, बिशप E5, ये एक बहुत बढ़िया मूव था, बिकॉज इसमें आप देखिए कि फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिशप को प्रोटेक्टेड भी है, और खासकर जब आप F6 खेलोगे इसको रिमूव करने को, तो होगा ये कि E6 वीक हो जाएगा, जिसमें कि ये बिशप यहीं से ही एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बिशप F8 खेला, क्वीन G3, यही उसका मेन आइडिया था कि जब आप क्वीन F3 जाओ तो बाद में आप G3 आ सकते हो, और अभी BG7 जैसे थ्रेड्स हैं, इवन यू कैन प्ले H4 H5। सो ये एक बहुत ही स्लो लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। F6 खेला यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी था। फाइनली BD6, जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था कि अगर बिशप से बिशप एक्सचेंज हो जाता है तो नाइट C5 बहुत ही अच्छा पोस्ट बन सकता है वाइट के लिए। बिशप इंटू बिशप मारा, नाइट इंटू D6, रुक F8। फाइनली मुझे लगता है एक ही स्क्वायर था वो, E7 भी आ सकते थे, बट F8 सेफ है। सो नाइट E4 वापस खेला, और वाइट जो है वो नाइट E6 के लिए जा रहा है, नाइट C5 के लिए जा रहा है, बिकॉज E6 जो है वो वीक लग रहा है उसमें बाद में। क्वीन B8 खेला यहाँ पे। क्वीन B8 का जो आइडिया है वो क्लियर है कि आप अगर क्वीन एक्सचेंज करते हो इसमें, तो एंडिंग जो है वो ठीक ठाक लग रही है, इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ब्लैक का क्वीन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, वाइट का क्वीन जो है वो फिलहाल एक्टिव लग रहा है, तो उन्होंने क्वीन एक्सचेंज अवॉइड किया। क्वीन F3 खेला, रुक E8। हालांकि रुक E8 के अलावा मैं सोच रहा था, जब मैं गेम देख रहा था लाइव, तो मुझे लगा क्वीन F4 करके आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, बट उसमें शायद इतना इजी भी नहीं था, बिकॉज बाद में नाइट C5 आ ही रहा था एक्सचेंज करके भी, और E6 को थोड़ा प्रॉब्लम है। डायरेक्टली तो नहीं आ रहा था क्योंकि नाइट E2 चेक आ रहा है, बट हाँ थोड़ी देर बाद आप उसको यूज कर सकते हो उस बात को। इवन यू कैन प्ले किंग F1 टू प्रोटेक्ट E2। सो G3 खेला यहाँ पे, F4 को कंट्रोल किया, किंग H8। क्योंकि इस पूरे डायगोनल में प्रॉब्लम था और बिशप हमेशा इधर मेंटेन कर रहा था, तो इसलिए किंग H8 हटा दिया उन्होंने। ये एक हिसाब से प्रोफिलेक्टिक मूव है कि फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उस डायगोनल में हो सकते हैं, तो आप सिंपली अभी उसको रिमूव कर दो। नाइट C5 खेला, यही उसका मेन इंटेंशन था बिशप एक्सचेंज करने का। रुक E7, रुक E7 में अब एक बात क्लियर थी कि कम से कम हिकारू नाकामुरा ने एक काउंटर क्रिएट कर दिया था कि E4 E5 पुश हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात थी उनके लिए। एटलीस्ट एक क्लियर कट प्लान था, जिसमें कि अगर D4 पॉन से E6 एक्सचेंज हो जाता है, वो एक्चुअली टेक्निकली उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज आप आइसोलेनी जो IQP है उसको आप एक्सचेंज कर रहे हो किसी एक पॉन से, जबकि एंड गेम में ज़्यादातर IQP पे अटैक करते हैं। सो यहाँ पे बिशप C4 खेला, E5 टेक्स टेक्स, और रुक D2। ये मूव बहुत, मुझे लगता है स्विडलर, जहां तक मैं देख रहा था स्विडलर बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, मतलब बहुत खुश नहीं थे वो इस मूव से, बिकॉज जो जो कोऑर्डिनेशन है पीसेस का वो इतना सही नहीं जा रहा है, और कम टाइम के गेम में, स्पेशली आर्मागेडन में जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज इंक्रीमेंट नहीं रहता आपके पास, और इस एक गेम पे पिछले 3 दिन का पूरा मेहनत सब कुछ फिक्स था, तो उस हिसाब से ये मूव इतना परफेक्ट नहीं लग रहा था। हालांकि यहाँ पे क्वीन G5 खेला, D2 पे अटैक है, और यहाँ पे अब थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए, बिकॉज आप रुक B1 वगैरह ऐसे मूव्स जा सकते हो, लेकिन उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे नाइट B3 खेला वाइट ने, और दोनों रुक जो है वो दोनों अभी प्रोटेक्टेड है। अच्छी बात यह है कि बैक रैंक वगैरह कोई इशू नहीं है, अदरवाइज रुक E1 चेक आ रहा था हमेशा।
नाइट B6 खेला। अब फिलहाल नाइट जो है वो C4 को अटैक कर रहा है, और अगर आप इसको इवन, अभी थ्रेट ये है कि आप रुक E1 भी आ सकते हो, जिसमें रुक कट E1, किंग G2, और डायरेक्टली तो आप नाइट इंटू C4 नहीं मार सकते हो बिकॉज बैक रैंक आपको भी प्रॉब्लम है, लेकिन हाफ चांसेस हैं और हमेशा टैक्टिक्स चेक करनी पड़ती हैं। और नाकामुरा ऐसे ऐसे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज वो जब भी आप उनको देखो कि जब भी वो पजल रश करते हैं या टैक्टिक्स सॉल्व करते हैं, उनके रिएक्शन टाइम इतना इतना कम है कि मतलब जो कम इन द सेंस कि बहुत ही कम टाइम में वो देख लेते हैं। तो वो एक उनके लिए एक बेनिफिट था मुझे लगा आर्मागेडन में। सो यहाँ पे H4 खेला, क्वीन E5, रुक E2। अब यहाँ तक भी पोजीशन सही लग रही थी। इवन आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना इस बिशप को ही F1 पे ले लिया जाए और बाद में आप इसको आके अटैक भी कर सकते हो, और आप बैक रैंक का भी कोई इशू नहीं है, और बाद में हमेशा जब भी क्वीन यहाँ से हटेगा तो A5 थ्रेट है ही हमारे पास। सो रुक E2 खेला, क्वीन C7, टेक्स, और एक पीस एक्सचेंज होने के बाद भी ये पोजीशन व्हाइट को बेटर ही लग रही है। ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि मैग्नस अगर कोई नॉर्मल डे होता तो डेफिनेटली ये जीत लिए रहते। सो यहाँ पे उन्होंने नाइट इंटू A5 मारा, जो कि एक रिस्की लग रहा था उस वक्त, क्योंकि अगर कुछ टैक्टिक आ जाती है तो मुश्किल हो सकती है इसमें। इसलिए मुझे लग रहा था कि आप बिशप F1 या ऐसे मूव्स भी आप जा सकते हो, थोड़े सेफ रहेंगे। लेकिन डेफिनेटली मैग्नस, बहुत बार क्या होता है कि आप कैलकुलेशन को सब कुछ चेक करने की जगह इंट्यूशन पे भरोसा करते हैं कि जो आपको दिख रहा है आप उसको वो खेलना चाहिए। सो यहाँ से थोड़े थोड़े सिचुएशंस चेंज होने लगे, और थोड़ा सा आफ्टर आई थिंक क्वीन E5 मैग्नस को प्रेशर फील होने लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अगर अगर हम देखें तो यही मोमेंट था जहाँ पे जो गेम है थोड़ा थोड़ा स्लिप होने लगा, बिकॉज जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था जब हम वीडियो देख रहे थे। सो यहाँ पे नाइट B3 खेला। हालांकि यहाँ पे सभी लोग सजेस्ट कर रहे थे कि जो बिशप F7 है वो कम्प्लीटली विनिंग मूव था, बिकॉज उसमें हो ये रहा है कि जब जब आप इसको रुक को हटाओगे F8 वगैरह पे, तो इवन आप नाइट इंटू C6 भी मार सकते हो, या फिर सबसे सिंपल है नाइट C4 आ रहा है, ये फिर से एक्सचेंज होके सपोज आप नाइट इंटू C4 बिशप कट C4 मारते हो, तो ये भी जो है मे बी इफ यू गो फॉर दिस तो भी ये विनिंग है, बिकॉज ए पॉन जो है बहुत अच्छा है, सब कुछ प्रोटेक्टेड है, और वाइट का बिशप बहुत अच्छा है। F7 के F6 के कारण बहुत किंग साइड में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो ये भी कन्वर्ट होना चाहिए, और ये एक्चुअली इजी था कंपेयर टू जो बाकी वेरिएशंस थे उसमें। तो क्वीन E5 को उन्होंने नाइट B3 खेला, नाइट इंटू A4, एंड फाइनली वापस से नाकामुरा को एक चांस मिल गया गेम में आने का। और यही जो बात है वो कभी कभी चेस प्लेयर को बहुत मुश्किल में ला सकती है, बिकॉज अगर आपके पास विनिंग पोजीशन तो आप है तो आप करते ही हो कि आप बहुत उसको आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, और अगर वो सडनली स्लिप हो जाती है तो बोर्ड पे होता ही है कि आप नर्वस हो जाते हो बहुत बार, ये ऐसा सभी प्लेयर्स के साथ होता है। सो यहाँ पे अब बिशप F7 खेला, एक मूव बाद खेला उन्होंने बिशप F7, रुक F8, एंड फाइनली ये जो मूव है यहाँ पे आप देखिए कि रुक C4 खेला। बहुत लोग जब लाइव चेस हो रही थी तो बोल रहे थे कि यही मेन ब्लंडर है, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है एक चांस था वाइट के पास बचने का, बिकॉज जैसे ही उन्होंने यहाँ पे रुक इंटू F7 मारा, मुझे लगता है आपको पॉज करके सोचना चाहिए कि वाइट के पास सच में अभी भी कुछ मूव है क्या, बिकॉज मुझे भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कहीं से कुछ बच सकती है पोजीशन और ये कम्प्लीटली लॉस्ट है। लेकिन जब एनालिसिस में हमने देखा तो यहाँ पे एक्चुअली एक डिफेंस अवेलेबल था, या एक ऐसी कंटिन्यूएशन थी जहाँ पे एटलीस्ट मैग्नस गेम कंप्लीट कर सकते थे अच्छे से। सो यहाँ पे आप देखा जाए तो रुक E4 वगैरह जा सकते हो, जिसमें कि नीचे मेट और ये बैक रैंक, अगर क्वीन B8 जाते हैं सपोज, तो एक बहुत ही ट्रिकी मूव आ रहा था यहाँ पे विच वॉज क्वीन F4। अब प्रॉब्लम ये है कि रुक इंटू B4 आ रहा है, पहली बात यहाँ पे, और अगर आप क्वीन इंटू F4 मारते हो तो रुक E8 फिर से मेट हो रही है, मतलब आपको क्वीन कहीं हटाना ही पड़ेगा और नेक्स्ट मूव आपको ये वापस मिल रहा है। सो ये पोजीशन फिर से वो ट्राई कर सकते थे एक्चुअली जीतने के लिए, मतलब अभी इक्वली है इसके बाद, लेकिन फिर भी एटलीस्ट गेम फिर से स्टार्ट हो जाता, और उसमें जो भी हो सकता था, क्योंकि आर्मागेडन था तो हम बोल नहीं सकते हैं कि जिसके पास बेटर पोजीशन है बस वही जीतेगा, जैसे कि एक्चुअली इस गेम में हुआ। लेकिन ये भी मिस करने के बाद जैसे ही उन्होंने रुक इंटू B4 मारा, आई थिंक अब ये गेम जो है वो फिनिश हो चुका है। सो क्वीन E1 चेक दिया उन्होंने, किंग H2, क्वीन टेक्स रुक, क्वीन इंटू C6, और अब बैक रैंक लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज रुक F8 वैसे भी आ रहा था नॉर्मली भी, और सब कुछ प्रोटेक्टेड है, इवन यू कैन प्ले दिस, बट उन्होंने सिंपली रुक F8 खेल दिया। और इस वक्त अराउंड 1 मिनट से ज़्यादा टाइम था नाकामुरा के पास, और
1 मिनट से थोड़ा सा कम टाइम था मैग्नस के पास, तो टाइम का भी कोई बंदिश नहीं था, नाकामुरा मैनेज कर लेते थे उतना। उनके लिए नॉर्मली इस पोजीशन को 1 मिनट में जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आकर मैग्नस कार्लसन ने फाइनली रिजाइन किया, और ये मुझे लगता है अब तक के जितने भी मैंने गेम्स देखे हैं या मैचेस देखे हैं हिकारू नाकामुरा और मैग्नस के बीच, उनमें उनके करियर का सबसे एक स्ट्रॉन्ग विन निकल के सामने आया था। और ये उन्होंने खुद एडमिट भी किया था कि मैग्नस को 3 दिन के लॉन्ग बैटल में हराना इतना आसान नहीं है। सो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा ये गेम। अगर आपको लग रहा है कि इसमें और भी कुछ बचा था जो हमने नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो और हम उसको भी चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, राइट। अगर आपके पास और भी कुछ गेम है, आपका भी कोई गेम है, तो आप मुझे भेजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी देखें हम। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।